नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जीएस पॉइंटर का अध्ययन कर रहे थे भूगोल के माध्यम से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो ब्रह्मांड पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सारे वन लाइनर फैक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। इसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पृथ्वी का जो हमारा टॉपिक है, आज पृथ्वी है। इसमें पहला सब टॉपिक है अक्षांश। तो अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, उसी क्रम में हम लोग आगे को पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर फॉर्म के माध्यम से। पहला टॉपिक अक्षांश। चलिए, पहला है 91 डिग्री उत्तरी, 45 डिग्री पूर्वी, 45 डिग्री दक्षिणी और 91 डिग्री पश्चिमी में से सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। तो सही है 45 डिग्री दक्षिणी। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा इक्वेटर है दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी है दोस्तों, वो 0 डिग्री, जैसे ये पृथ्वी है जो बीचों बीच पृथ्वी को दो बीचों बीच भाग में जो बांटता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो इक्वेटर इसको बोलता है भूमध्य सागर, इसको भूमध्य सागर नहीं बल्कि विषुवत रेखा इसको कहा जाता है। तो इससे उत्तर की ओर जाने पे 90 डिग्री उत्तर की ओर तक जाने तक उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और यहाँ से नीचे को जाने पे 90 डिग्री नीचे तो तक जाते तक 1 से 90 तक तो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं इसको। उत्तर को उत्तरी ध्रुव, नीचे को 0 से नीचे को दक्षिणी ध्रुव। तो 91 तो नहीं होगा, 90 तक ही होता है। तो उत्तर की ओर 90 तक ही होता है और दक्षिण की ओर भी 90 तक ही होता है। तो 45 डिग्री पूर्वी होगा, तो पूर्वी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पूर्वी की ओर दर्शाने वाली जो रेखाएं होती है, पूरा पश्चिम की ओर दर्शाने वाली रेखा, वो उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं ऐसी होती है पूरब से पश्चिम की ओर दर्शाती हैं ये। ठीक, और 45 डिग्री दक्षिणी बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों, क्योंकि 45 डिग्री दक्षिणी में हो सकता है। 91 डिग्री पश्चिमी भी नहीं होगा, क्योंकि 91 डिग्री पश्चिम में तो अक्षांशीय स्थिति नहीं होगी ना, तो वहाँ पे देशांतरी स्थिति होगी। तो देशांतरी स्थिति 91 डिग्री पश्चिम में भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री दक्षिणी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, दूसरा है एक ग्लोब पर अक्षांशों में वृत्त होती है। तो विषुवत रेखा पर सबसे जो ग्लोब होता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़े अक्षांश की सबसे बड़ी जो वृत्त रेखा होती है वो विषुवत रेखा बोलते हैं। इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसी को विषुवत रेखा और विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है प्रधान व्यामोत्तर यानी कि ध्रुववर्ती तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो कहाँ पे है ये? अंध महासागर में है, ध्यान रखेंगे। दूसरा टॉपिक है दोस्तों देशांतर। तो ग्लोब पर तो दोस्तों जो लाइनें होती हैं जो समय का निर्धारण करती है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। तो पहला है इसमें काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। अब काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति क्या होगी दोस्तों? ग्रीनविच जो रेखा है वो 0 डिग्री पे है, तो काहिरा का समय यहाँ से 2 घंटे आगे है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कभी भी आप कि एक घंटे के अंतर में लगभग 15 डिग्री का अंतर होता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर हो जाएगा, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा? तो 30 डिग्री का। ठीक है, तो 2 घंटे में 30 डिग्री। तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। तो पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा, यानी कि पश्चिमी देशांतर की ओर समय जाएंगे तो ग्रीनविच से, तो वहाँ पे समय घटेगा, और पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो इतना ध्यान रखना है। तो काहिरा का समय अगर ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो 2 घंटे आगे मतलब उसमें 15 + 15 यानी कि 30 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर स्थिति हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रायः 6:30 बजेंगे। कहाँ पे? तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्याह्न है, तो 6:30 बजेंगे 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पे। दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा जो ग्रीनविच से हमारा जो हमारी जो 82.5 डिग्री हमारा इंडिया की मिर्ज़ापुर वाली जो लाइन है, ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक, तो 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे अगर यहाँ पे मध्याह्न होगा यानी कि दिन के 12 बजे होंगे, तो 5.5 घंटे पीछे कर लीजिए। तो 5.5 घंटे पीछे मतलब 0 डिग्री यहाँ पे पश्चिमी देशांतर इसकी स्थिति
ऐसी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो जो ग्रीनविच की रेखा है दोस्तों, यहाँ से हमारा जो इंडिया का जो टाइम जोन है, जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। यानी कि इंडिया का जो देशांतरी स्थिति है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो जो कि इलाहाबाद मिर्ज़ापुर में है। तो यहाँ से अगर 5.5 घंटे पीछे कर लेंगे तो सुबह के 6:30 बजेंगे, जो कि ग्रीनविच 0 डिग्री की स्थिति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा। भाई 90 डिग्री देशांतर का अंतर होने पे 90 इंटू 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 इंटू 15 कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6 डिग्री आ रहा है। तो 1 घंटे पे 15 डिग्री का अंतर होता है, तो 6 घंटे में कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक। चलिए, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, ठीक। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे साय है, तो वह स्थिति कितनी होगी दोस्तों, तो वह स्थिति होगी 75.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो फिर से वही वाला क्वेश्चन, कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो 1 घंटे पे 15 डिग्री का अंतर होगा। तो भाई ग्रीनविच पे 12 बजे हैं, तो पहले कितने घंटे हो रहे हैं, 5 घंटे हो रहे हैं, 12 से 5 घंटे हो रहे हैं। तो 15 के हिसाब से 15 पिछा 75, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, क्योंकि इधर को पूर्व की ओर है तो देशांतर पूर्व की ओर है तो बढ़ेगा, ठीक है। तो 5 घंटे बढ़ जाएंगे तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थिति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देशांतर जो प्रधान व्यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है, तो इस देशांतर को बोलते हैं दोस्तों, ग्लोब पर जो वृहत वृत्त का निर्माण करती है वो जो रेखा होती है देशांतरी, वो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक व्यामोत्तर यानी कि मेरिडियन में दिखाई दी है, यह है, तो कौन सा है दोस्तों, यह है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, यानी कि, ठीक है। तो ईस्ट की ओर नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक व्यामोत्तर में दिखाई देती है दोस्तों, ये पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है, 93 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर, ठीक। चलिए दोस्तों, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश का जो अंतिम समय बिंदु है हमारा, तो अंतिम जो पूर्व की ओर अंतिम जो बिंदु है वो गुहारमोथा है, नहीं उसको बोलते हैं किविथु। तो किविथु से पश्चिम की ओर गुहारमोथा जो कि गुजरात में है, इसकी जो अंतर है समय का 2 घंटे का अंतर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो किसी स्थान का मानक समय को कैसे निर्धारित किया जाता है दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रधान व्यामोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान व्यामोत्तर गुजरती है 9 देशों से। अब देखिए 9 देश कौन कौन से हैं, तो यूके है दोस्तों, स्पेन है, फ्रांस है, अल्जीरिया है, और माली है, बुर्किना फासो है, टोगा है, घाना एंड अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव का बिंदु अंटार्कटिका। इन 9 देशों से जो प्रधान व्यामोत्तर रेखा है वो गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रा, डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन में से जिनका समय जीएमटी के समान है वह कौन सा है दोस्तों, जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम के बराबर जिसका जो समय है वो है अक्रा और डबलिन और लिस्बन। दोस्तों ये सभी राजधानियां हैं। अक्रा जो राजधानी है वो गिनी की है, और डबलिन है आयरलैंड की राजधानी, और लिस्बन है नॉर्वे की राजधानी, ठीक। तो सॉरी, नॉर्वे की नहीं है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और बाकी डबलिन आयरलैंड की डबलिन हो गया, गिनी की आकरा हो गया। ये देश की राजधानी है जो कि जीएमटी के समान इनका समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे की क्रम में की दृष्टि से देश के समय मानक का सही क्रम क्या है, तो ग्रीनविच माध्य से आगे से पीछे के क्रम में देखना है हमें। तो दृष्टि से देश के समय मानक समय का सही क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले जापान, फिर इराक, फिर ग्रीस, यूनान, फिर क्यूबा, फिर कोस्टा रिका, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है यहाँ पे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
व्यामोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। तो उस स्थान का देशांतर क्या होगा दोस्तों? तो भाई जो हमारा जो ग्रीनविच की जो 0 डिग्री है, हमारा 82.5 डिग्री है, उससे 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ की जो देशांतर स्थिति क्या होगी? तो 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री है दोस्तों, चूँकि हमारा जो मानक समय है दोस्तों वो 5.5 घंटे आगे है। तो 82.5 डिग्री यहाँ का यहाँ का क्या हो गया? देशांतर स्थिति होगी 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री है, तो 5.5 घंटे आगे भी है। अब ये तो 6 घंटे आगे हो रहा है, तो 6 घंटे आगे है, तो 6 बजे वहाँ पे सुबह 6 बजे हैं। तो 82.5 में से दोस्तों 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 82 में 7.5 हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री वेस्ट में हो जाएगा, वेस्ट में यानी कि पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जाता है, यानी कि ग्रीनविच से दोस्तों दोपहर में 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। अब तार भेजा गया है और तार संप्रेषित करने में 12 बजे का समय लगा, यानी कि 12 बजे भेज के 12 में समय लगा। ठीक है, वह नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। तो नगर का देशांतर क्या होगा बोल रहा है? तो 12:12 में भेजा गया। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कितने डिग्री का अंतर हो रहा है 6 बजे तक। तो 12 बजे से 6 बजे सीधे सीधे 6 घंटे का अंतर हो गया पहले। ठीक है, 6 घंटे से भी कम है क्योंकि 12 मिनट यहाँ पे लग गए। तो 1 डिग्री में दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। तो 87 वैसे टोटल वैसे 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है क्योंकि 6 घंटे का अंतर है, 15 छक्का 90 हो रहा है। तो 1 डिग्री में क्योंकि ये 12 मिनट का टाइम यहाँ पे लग गया ना, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 12 मिनट को हमें करना है, तो 4 गुणा 12 कर देंगे, 4 तियां 12, तो 3 डिग्री का अंतर हो रहा है। तो 3 डिग्री 90 में से 3 डिग्री हम माइनस कर देंगे, तो 87 डिग्री पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आपके आ रहा होगा। वैसे आपने अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर जब भी इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उसमें कॉन्सेप्ट के माध्यम से अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर। ठीक है, चलिए अब कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। ठीक है, और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है दोस्तों, नहीं होती, क्योंकि न्यूनतम दूरी सबसे ज़्यादा दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पे, तो नहीं होती है। ठीक है, तो नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से डिग्री देशांतर पे है? 180 डिग्री देशांतर पे है, ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी सीमा यहाँ पे बनती है, सबसे लंबा देशांतर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी। चलिए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा व्युत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा। तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 6:30 बजे सुबह। तो उल्टा कर दिया जाए तो 5.5 घंटे हम वैसे ही पीछे कर देंगे, तो 6:30 बजे सुबह होगा। ठीक, चलिए, जब जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन से जल डमरू मध्य है? बेरिंग जल डमरू मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए? देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा होगी दोस्तों 3 बजे प्रातः, जीएमटी में 3 बजे हैं, तो यहाँ पे 6 बजे, जबकि
दूसरी जगह पे बजे हैं 6 बजे। तो 3 से 6 कितने घंटे का अंतर हो रहा है? तो 3 घंटे का अंतर हो रहा है। तो 1 घंटे पे 15 डिग्री का अंतर होता है, तो 3 घंटे में कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। 15 15 3 45, तो 45 डिग्री पूर्व, क्योंकि समय बड़ा है ना। 6 बजे वहाँ, यहाँ पे 3 बजे थे सुबह और दूसरी जगह पे 6 बजे थे, तो समय बड़ा है तो हम लोग बढ़ा देंगे। 15 3 45, 45 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे, क्योंकि पूर्व की ओर जाने पे बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। चलिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की जो इक्वेटर रेखा की जो टोटल लंबाई है, यानी कि जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हो, भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई है 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों टोटल 13 देशों से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है वो टोटल 13 देशों से गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? साओ टोम और पेपिंस गैबन और कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इन 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अक्षांश का वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह कौन से है? तो अक्षांश, जिस अक्षांश पर तापांतर, जो वार्षिक तापांतर दोस्तों न्यूनतम होता है वो भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा का वार्षिक तापांतर निम्न होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वार्षिक तापांतर सबसे निम्न होता है, न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा। लगभग समान हर वर्ष लगभग एक सा मौसम यहाँ पे रहता है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर कौन सा है? तो सिंगापुर। सिंगापुर जो नगर है दोस्तों, इनमें से भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बनता है। चलिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। तो मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है कितना दोस्तों? तो 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप यानी कि यूएसए से, यूएसए के हवाई द्वीप से, मैक्सिको, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से दोस्तों कर्क रेखा इन सभी देशों से गुजरती है, जो हमने पढ़े। चलिए, मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना एवं नामीबिया। आप सभी लोग इसकी एक ट्रिक बना लीजिएगा इन देशों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। चलिए, दिन रात टॉपिक है, विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कौन कौन से तिथि को होते हैं? 21 और 22 मार्च को, और 23 और 22 और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। कहाँ पे होते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा पे। ठीक है, तापांतर भी सबसे कम भूमध्य रेखा पे है। ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21, 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। 21, 20 और 21 जून को ध्यान रखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 और 22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 20 और 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है दोस्तों, ये है 21 जून को। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह तिथि जिसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है, यानी कि धूप से हमारी जो छाया होती है वो सबसे छोटी है, 21 जून को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास।
तो पहला फैक्ट है, वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, तो ओ सिम्ड ने ये विचार दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग होता है दोस्तों। पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध है दोस्तों प्लीस्टोसीन युग से। ठीक, तो प्लीस्टोसीन युग से महान हिमयुग का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट है, वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। डायनासोर का काल था दोस्तों आज से लगभग 6 करोड़ से 70 लाख वर्ष पूर्व। इस काल को डायनासोर का काल कहा जाता था। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है दोस्तों? विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीप दोस्तों विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से, प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग महाद्वीपों को अलग होने की स्थिति का इसमें सुझाव दिया गया था। उस सिद्धांत को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिए थे। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोस्तों महाद्वीपों को अलग होने की यानी कि विवर्तनिकी क्रिया है, अलग होने का कारण है। चलिए नेक्स्ट है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप में गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। वह है कौन सा? तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से वर्तमान समय की दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसको कहते थे पैंजिया। ठीक, चलिए फिर उसके बाद पैंजिया के बाहर के जो पृथ्वी था दोस्तों, पृथ्वी के ये विशाल भूखंड को पैंजिया कहा जाता था। और इसमें जो पैंजिया था, पैंजिया के जो बाहर का जो समुद्र था इसको पैंथलासा कहा जाता था। ठीक, महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, ये अंगारा लैंड के भाग थे। ठीक, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वह घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र ने जीवों के विकास को प्रभावित किया। वलन क्रिया परिणाम है दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल का। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल और प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिभ्रमण, ये सभी क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है चट्टानें। तो सही कथन है सभी ये दोस्तों। तो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानों में विशिष्ट प्रकार रूप से परतों में पाई जाती हैं। अवसादी शैलों के लिए कथन सही है दोस्तों। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। जो अवसादी शैल हैं ये स्तरों में निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर एवं एक परतदार चट्टान है क्योंकि पानी के नीचे बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य हैं। ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं। दो आग्नेय चट्टान होते हैं, ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, क्रांगलोमरेट ग्रेनाइट सेल और बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है दोस्तों। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। बाकी क्रांगलोमरेट और सेल और बलुआ पत्थर इनमें जीवाश्म पाया जाता है, जबकि ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय और तथा तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट है, अवसादी शैल का उदाहरण है। तो अवसादी शैल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर, चूना और सेल घड़ी। सेल, तो ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण, अवसादी शैल के उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी।
तो पहला इसमें फैक्ट है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो जलवाष्प निकलती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है वो जलवाष्प होता है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर में है ये। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है दोस्तों उसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ होता है, पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आता है, तो इसको अंदर जो ये पदार्थ होता है, पिघला हुआ पदार्थ, इसको अंदर क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जब ये पृथ्वी से बाहर आ जाता है, यानी कि अंदर से बाहर को आ जाता है, तो इसी मैग्मा को क्या बोलते हैं? तो इसको लावा कहा जाता है। बाहर आने पे इसको लावा कहा जाता है और अंदर इसको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप, यानी कि जब लावा बाहर आ जाता है पृथ्वी से, तो इसके ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। जब पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें बन जाती है दोस्तों लावा के ठोस होने के फलस्वरूप, इसको प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वोल्केनो इरप्शंस नहीं होते हैं कहाँ पे? बाल्टिक सागर में। ध्यान रखेंगे, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। कहाँ पे है? तो ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट है, माना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सक्रिय ज्वालामुखी माना लोआ हवाई द्वीप यानी कि यूएसए में है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हवाई द्वीप पर स्थित मैना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी को आप याद कर लीजिएगा। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, एटना इटली में है शायद, और फ्यूजियामा जापान में है, और वेसुवियस भी इटली में ही है शायद। एक बार इनको आप इंश्योर कर लीजिएगा कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। ठीक, नेक्स्ट है, ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो कहाँ पे है? स्ट्रोम्बोली में। स्ट्रोम्बोली को, ठीक है, स्ट्रोम्बोली में नहीं है, भूमध्य सागर में है दोस्तों ये ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है दोस्तों, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है, जिस कारण से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों किलायु है। हवाई द्वीप पे होगा दोस्तों ये भी, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा किलायु कहाँ पे है। अब ज्वालामुखी दिया गया है और उनकी स्थिति दी गई है। एटना सिसिली में है और वेसुवियस इटली में। दोस्तों देखिए, इस वेसुवियस इटली में, आप लोग देख लीजिए, इसको ऊपर में आया था ना, वेसुवियस इटली में है। येरेबस दोस्तों रॉस द्वीप में है और कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। अब देश दिया गया है दोस्तों और ज्वालामुखी दिए गए हैं। माउंट रेनियर यूएसए में दोस्तों, माउंट रेनियर जो ज्वालामुखी है यूएसए में, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एटना इटली में हो गया। पैराकुटिन दोस्तों मैक्सिको में है। पैराकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको में है, ध्यान रखेंगे, पैराकुटिन मैक्सिको में है। और टाल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, सूची दी गई है और ज्वालामुखी दिए गए दोस्तों, उसके देश दिए गए। कौन से देश में है? माउंट किनाबालू तो मलेशिया में है। किनाबालू मलेशिया में है। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में है। अल बुर्ज ज्वालामुखी ईरान में है। ध्यान रखेंगे, अल बुर्ज ज्वालामुखी कहाँ पे है? ईरान में है। वैसे ही नेक्स्ट है, एकांगागुआ ज्वालामुखी अर्जेंटीना में है और किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में। दोस्तों किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी दूसरे और देश दिया गया है फिर से, ये सभी सुमेलित है दोस्तों। सबनकाया पेरू में है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। और कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। और माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में, ध्यान रखिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। फिर से पढ़ देते हैं, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। ठीक, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वह कौन से तरंग है? PSL यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, लेव एंड सरफेस वेव्स। ये सभी भूकंप के उद्भव के समय ये ज्वालामुखी, ये जो तरंग है ये उद्भव होती है, इनका उद्भव होता है। रिंग ऑफ फायर संबंध है किसे? भूमध्य भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर एवं प्रशांत महासागर के से संबंधित है।
सत्य कथन है भाई ये भी। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल से नापा जाता है दोस्तों। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मर्केली स्केल से मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप की मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है, तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? किस चीज़ को नापने के लिए होता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है जापानी भाषा का। जापान का वह शहर जिसमें विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था वो फुकुशिमा है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी जो प्रदेश है वो भूकंप ग्रहणशील है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाद्वीप पढ़ेंगे, इसी क्रम को आगे को बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके लिए मददगार साबित होंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।